उस दिन अंबिकापुर की दोपहर कुछ अलग थी। सड़क पर धूल थी, गर्मी थी, लेकिन हवा में जैसे कोई पुरानी याद तैर रही थी। सरकारी गाड़ी धीमे धीमे गांव की कच्ची सड़क पर चल रही थी और फिर अचानक एक झोपड़ी के सामने रुक गई। गांव वालों ने देखा, कलेक्टर साहिबा खुद गाड़ी से उतरी, पर वो किसी मीटिंग, किसी निरीक्षण या भाषण के लिए नहीं आई थीं। वो झुकी और एक बूढ़े के पैर छू लिए। गांव में सन्नाटा छा गया। वो बूढ़ा, जिसे लोग अब तक बस एक अकेला भुला हुआ इंसान मानते थे, आज अचानक सबसे खास बन गया। पर क्यों? क्या रिश्ता था उस अफसर और उस बुजुर्ग के बीच? क्यों वह उसे अपने साथ शहर ले गईं? क्यों मीडिया, कैमरे और सारा शहर एक कहानी के सामने नतमस्तक हो गया? ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये था समय की राख में दबा एक रिश्ता जो आज फिर से सांस लेने आया था। इस कहानी को अधूरा मत छोड़िए, अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो सच आखिर में सामने आता है वो आपको इंसानियत पर यकीन करना सिखा देगा। और अगर आपको भी लगता है कि रिश्ते खून से नहीं भावनाओं से बनते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अंबिकापुर की सुनहरी दोपहर थी। धूल भरी सड़क पर सफेद रंग की सरकारी गाड़ी धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी। सड़क के किनारे लगे नीम और पीपल के पेड़ अपनी छांव में बैठे लोगों की थकान सोख रहे थे। तभी गाड़ी अचानक रुक गई। ड्राइवर ने शीशे से बाहर झांककर देखा तो सामने एक टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। कपड़े पुराने थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सा सुकून। गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला और अंदर से उतरी जिले की सबसे ताकतवर अफसर, कलेक्टर अनन्या वर्मा। जैसे ही गांव वालों ने यह दृश्य देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे सोच भी नहीं सकते थे कि शहर की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठी महिला यहां इस हालत में आएगी। अनन्या बिना कुछ बोले उस बूढ़े के पास गईं। उनके चेहरे पर न कोई औपचारिकता थी, न दूरी, बस एक सच्चा अपनापन। उन्होंने झुककर उसके पैर छुए। गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ ने आंखें मल लीं, मानो उन्हें यकीन ही न हो रहा हो कि एक कलेक्टर किसी आम बूढ़े के पैरों को छू सकती है। बूढ़ा हक्का बक्का रह गया। उसने जल्दी से अपने हाथ से अनन्या को उठाने की कोशिश की और बोला, बिटिया, ये क्या कर रही हो? लेकिन अनन्या की आंखों में नमी थी और होंठों पर मुस्कान। उन्होंने कहा, चलिए मेरे साथ, गाड़ी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। गांव के बच्चे, महिलाएं और बूढ़े चारों तरफ से जमा हो गए। कुछ मोबाइल में वीडियो बनाने लगे। हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी कि आखिर यह बूढ़ा कौन है। अनन्या ने ड्राइवर को इशारा किया और खुद अपने हाथ से बूढ़े को सहारा देकर गाड़ी तक ले गईं। करीमुद्दीन नाम था उसका, गांव का पुराना निवासी। लेकिन सबको यह रहस्य खाए जा रहा था कि आखिर ऐसा क्या है कि जिले की कलेक्टर खुद आकर उसे इस सम्मान से बुला रही है। गाड़ी के दरवाजे के पास पहुंचते ही करीमुद्दीन ने झिझकते हुए पूछा, बेटी, कहाँ ले जा रही हो? अनन्या ने बस हल्के से मुस्कुराया और कहा, बस चलिए, आपको देखना है कि आपका इंतजार कौन कर रहा है। गाड़ी में बैठते ही गांव वालों ने ताली बजानी शुरू कर दी। किसी के चेहरे पर खुशी थी, किसी के मन में सवाल, और अनन्या की आंखें खिड़की से बाहर झांकते हुए किसी पुराने एहसास में डूबी हुई थीं, जैसे वह सफर सिर्फ सड़क का नहीं, बल्कि उन अनकहे भावों का था जिन्हें अभी किसी ने सुना नहीं था। गाड़ी आगे बढ़ी। पीछे रह गया गांव का वह चौराहा जहां आज लोगों ने एक ऐसा दृश्य देखा
जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। गाड़ी अंबिकापुर की ओर बढ़ रही थी। सड़क किनारे फैली हरियाली और खेतों में काम करते किसान जैसे एक चित्र में बदल गए थे। करीमुद्दीन खिड़की से बाहर देख रहे थे, चेहरे पर अजीब सा भाव, जैसे खुशी और हैरानी दोनों साथ हों। अनन्या उनकी ओर देख रही थी और हर बार जैसे कुछ पूछना चाहती, लेकिन खुद को रोक लेती। ड्राइवर ने गाड़ी का शीशा थोड़ा ऊपर कर लिया ताकि बाहर की धूल अंदर न आए। हवा में हल्की सी ठंडक थी। अचानक अनन्या ने चुप्पी तोड़ी और कहा, चाचा, आपको याद है आपने मुझे बचपन में क्या कहा था? करीमुद्दीन ने हल्की हंसी के साथ कहा, बेटा, मैं तो रोज किसी न किसी को कुछ न कुछ कह देता था, पर तेरे लिए तो दिल से दुआ निकली थी। गाड़ी का माहौल कुछ पल के लिए भावुक हो गया। अनन्या की आंखें भीगने लगीं, लेकिन उन्होंने नजरें फेर लीं। तभी सड़क के किनारे एक छोटा सा चाय का ढाबा आया। अनन्या ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा किया। उतरते ही करीमुद्दीन ने कहा, बेटा, शहर जल्दी पहुंच जाएंगे, फिर रुकने की क्या जरूरत? अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, सफर में भी कुछ पल ठहरना जरूरी है। दोनों लकड़ी की बेंच पर बैठ गए। ढाबे वाला पहले तो घबराया कि ये तो कलेक्टर साहिबा हैं, लेकिन अनन्या ने उसे इशारा किया कि बस चुपचाप चाय बना दो। 2 कुल्हड़ चाय आई। करीमुद्दीन ने एक घूंट लिया और कहा, बेटा, तेरे शहर आने की खबर गांव में आग की तरह फैल गई होगी। अनन्या ने बस सिर हिला दिया। फिर कहा, चाचा, आज आप जहां जा रहे हैं वहां बहुत लोग आपको देखना चाहते हैं। शायद आपकी पहचान फिर से बन जाए। करीमुद्दीन ने हिचकिचाकर पूछा, और अगर मैं उन्हें पहचान न पाया तो? अनन्या ने जवाब दिया, तब भी वे आपको पहचान लेंगे। ढाबे का लड़का दूर से यह बातचीत सुन रहा था और उसकी आंखों में भी चमक आ गई थी, जैसे उसने समझ लिया हो कि ये कोई साधारण मुलाकात नहीं। चाय खत्म होते ही दोनों गाड़ी में लौटे। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और इंजन की घर्र घर्र के साथ सफर फिर शुरू हो गया। अब सड़क चौड़ी थी, चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ों की कतारें थीं और गाड़ी के अंदर एक ऐसा सन्नाटा था जिसमें हजारों अनकहे शब्द तैर रहे थे। करीमुद्दीन की नजरें बार बार अनन्या के चेहरे पर जातीं, जैसे वे समझना चाहते हों कि आखिर उनकी इस यात्रा का मकसद क्या है। लेकिन अनन्या की आंखों में एक दृढ़ता थी, जैसे उन्होंने तय कर लिया हो कि आज का दिन दोनों की जिंदगी बदल देगा। अंबिकापुर का बोर्ड दिखाई दिया। गाड़ी ने रफ्तार धीमी की और शहर की भीड़भाड़, हॉर्न और चहल पहल के बीच वह सफर एक नए मोड़ पर पहुंच गया, जहां अब कुछ ऐसा होने वाला था जो देखने वालों को हमेशा याद रहेगा। गाड़ी अंबिकापुर के बीचों बीच पहुंची। सड़कों पर भीड़ थी। फुटपाथ पर दुकानदार अपने ठेले संभाल रहे थे। बच्चे स्कूल की वर्दी में हंसते दौड़ते निकल रहे थे। जैसे ही कलेक्टर साहिबा की गाड़ी गुजरी, लोग रुककर देखने लगे। कुछ ने मोबाइल निकाल लिए। करीमुद्दीन ने यह सब चुपचाप देखा। उनके चेहरे पर अब भी सवाल थे कि आखिर यहां क्यों लाया जा रहा है। गाड़ी एक बड़े सरकारी गेस्ट हाउस के सामने रुकी। सफेद दीवारें, ऊंचा लोहे का गेट और भीतर हरे भरे लॉन। गेट पर खड़े गार्ड ने सलाम किया और तुरंत गाड़ी अंदर चली गई। उतरते ही करीमुद्दीन ने इधर उधर देखा। जगह उनके लिए अनजान थी, लेकिन अनन्या ने कहा, चाचा, यह अब आपका घर है जब तक आप शहर में हैं। अंदर जाते ही एक कर्मचारी ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। उसके पीछे 2 लोग ट्रे में पानी और नाश्ता लेकर आए। करीमुद्दीन ने हिचकिचाते हुए कुर्सी पर बैठना चाहा, लेकिन अनन्या ने खुद उनका हाथ पकड़कर बैठाया। तभी बाहर से हल्की हलचल सुनाई दी। मीडिया के लोग गेट के पास जमा हो गए थे।
कुछ कैमरे गेट के भीतर झांक रहे थे। एक रिपोर्टर ने जोर से कहा, ये वही बुजुर्ग हैं जिनसे कलेक्टर साहिबा मिलने गई थीं। करीमुद्दीन ने यह सुना तो वह घबरा गए। बोले, बेटा, ये सब क्या हो रहा है? अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चाचा, आज आपका परिचय दुनिया से होगा। गेस्ट हाउस का माहौल अचानक बदल गया। कर्मचारियों के चेहरे पर उत्साह था। एक कमरा करीमुद्दीन के लिए खास तौर पर सजाया गया था। लकड़ी का बड़ा पलंग, सफेद चादरें, खिड़की से बाहर लॉन का नजारा, दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक उस पल को और भारी बना रही थी। करीमुद्दीन बार बार सोच रहे थे कि यह सब क्यों। तभी बाहर से एक सफेद कार आकर रुकी। उसमें से एक लंबा चौड़ा आदमी उतरा, सूट बूट में, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर हल्की मुस्कान। अनन्या तुरंत बाहर गई। उसने उन्हें नमस्ते किया और भीतर आने का इशारा किया। करीमुद्दीन ने उसे देखते ही भौहें सिकोड़ लीं, जैसे कोई पुराना चेहरा उनकी यादों के कोने से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। माहौल में एक अनजाना तनाव घुल गया और लगता था कि अब कहानी अपने असली मोड़ की तरफ बढ़ रही है। करीमुद्दीन ने अपनी आंखें उस आदमी पर टिका दीं। सूट बूट वाला वह शख्स धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ कमरे की हवा जैसे भारी होती जा रही थी। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा मिलिए, यह बलराम सिंह हैं। अंबिकापुर के जाने माने होटल व्यवसायी। करीमुद्दीन के होंठ हल्के कांपे, आंखों में एक अजीब चमक उभरी। उन्होंने धीरे से कहा, बलराम। बलराम सिंह ने एक पल रुककर करीमुद्दीन को देखा, फिर झुककर उनके पैर छू लिए। कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। मीडिया के कैमरे खामोश हो गए। सिर्फ फ्लैश की रोशनी बीच बीच में चमक रही थी। करीमुद्दीन की आंखों से अचानक आंसू निकल आए। उन्होंने कांपते हाथों से बलराम का चेहरा छुआ, जैसे किसी खोई हुई चीज को सालों बाद पाया हो। अनन्या ने यह नजारा देखा तो उनके मन में सवाल उमड़ने लगे कि आखिर इस बुजुर्ग और इस व्यवसायी के बीच क्या रिश्ता है। बलराम ने धीरे से कहा, चाचा, आप नहीं जानते, मैंने कितने साल आपके बारे में खोज की है। आपके बिना मैं कुछ नहीं था। आज किस्मत ने मुझे यहां ला खड़ा किया। करीमुद्दीन की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने कुर्सी की पकड़ कस ली। बाहर खड़े लोग अब गेट के भीतर झांकने की कोशिश कर रहे थे। एक अजीब खामोशी पूरे कमरे में फैल गई थी। तभी अनन्या ने चुप्पी तोड़ी और दोनों को लॉन में चलने का प्रस्ताव दिया। तीनों बाहर आए। ठंडी हवा पत्तों से गुजरकर चेहरे को छू रही थी। बलराम ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक जवान बलराम, एक छोटे से होटल का काउंटर और पीछे खड़े मुस्कुराते करीमुद्दीन थे। अनन्या ने वह तस्वीर देखी तो सब कुछ समझने लगी। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, यह बीते वक्त की ऐसी डोर थी जिससे आज फिर से जोड़ा जा रहा था। लेकिन भीड़, कैमरे और शहर का शोर इस पल को पूरी तरह अपना नहीं बनने दे रहे थे और लगता था कि अब इस रिश्ते की सच्चाई जानने के लिए हमें अगले पल का इंतजार करना पड़ेगा। लॉन की हरी घास पर तीनों धीरे धीरे चलते रहे। बलराम की आंखें बार बार भीग रही थीं। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, चाचा, आज से 35 साल पहले जब मैं अंबिकापुर आया था, तब मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे। मैं स्टेशन के बाहर भीख मांग रहा था। तब आपने मुझे अपनी दुकान में काम दिया, खाना खिलाया, सिर पर छत दी और अपने बेटे से बढ़कर प्यार किया। करीमुद्दीन के होंठ हल्के से कांपे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैंने तो सिर्फ इंसानियत निभाई थी। बलराम ने सिर हिलाया और कहा,
नहीं चाचा, आपने मुझे जीने का मतलब दिया, लेकिन किस्मत ने मुझे आपसे दूर कर दिया। जिस दिन दुकान में आग लगी और आप लापता हो गए, मैंने आपको मरा हुआ मान लिया। मैं रातों रात यहां से चला गया और छोटे मोटे काम करके होटल का यह कारोबार खड़ा किया, लेकिन दिल में हमेशा कसक रही कि आप कहाँ हैं। अनन्या यह सब सुनकर स्तब्ध थीं। उन्हें लगा जैसे यह मुलाकात सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि भगवान की बनाई हुई कोई योजना हो। करीमुद्दीन की आंखों से आंसू बहते हुए जमीन पर गिर रहे थे। वह धीरे से बोले, बेटा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस मुकाम पर पहुंचोगे। बलराम ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, चाचा, अब मैं आपको अकेला नहीं रहने दूंगा। आप मेरे साथ चलेंगे। आप मेरे घर के बुजुर्ग होंगे। तभी गेस्ट हाउस के बाहर लोगों की भीड़ और ज्यादा बढ़ गई। कैमरे पास आने लगे। किसी ने जोर से कहा, देखो, ये है इंसानियत की मिसाल। मीडिया के माइक करीमुद्दीन के सामने आ गए, लेकिन वह सिर्फ इतना बोले, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, बाकी सब उसके बाद है। यह शब्द हवा में फैलते ही वहां मौजूद हर आंख नम हो गई। अनन्या ने अपने मन में तय कर लिया कि वह इस मुलाकात को एक नई शुरुआत बनाएंगी। बलराम ने आगे बढ़कर अपने कंधे पर चाचा का हाथ रखा। दोनों की आंखों में सिर्फ कृतज्ञता और अपनापन था, और उसी पल अंबिकापुर की ठंडी हवा में एक ऐसा भाव बहने लगा जिसे हर कोई महसूस कर सकता था, लेकिन कोई शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। शाम का आसमान नारंगी और सुनहरे रंगों से भर चुका था। गेस्ट हाउस के बाहर भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी। बलराम ने करीमुद्दीन को सहारा देकर अपनी कार तक पहुंचाया। अनन्या पीछे पीछे चल रही थी। रास्ते में लोगों की निगाहें अब भी उन पर टिकी थीं, मानो हर कोई इस मिलन का हिस्सा बनकर इसे अपने दिल में संजो लेना चाहता हो। कार के भीतर बैठते ही बलराम ने कहा, चाचा, अब आपका कोई अकेलापन नहीं रहेगा। मैं आपके हर दिन को खुशी से भर दूंगा। करीमुद्दीन ने आंखें मूंद लीं। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। अनन्या ने पीछे की सीट से देखा तो उनकी आंखें फिर से भीग गईं। रास्ते भर कार के शीशे से बाहर गुजरते पेड़, मकान और सड़क की लाइटें मानो इस सफर का स्वागत कर रही थीं। बलराम ने अपने घर पहुंचकर चाचा को अंदर लाया। आंगन में कदम रखते ही घर की औरतों ने आरती उतारी। बच्चों ने उनके पैर छुए। करीमुद्दीन का दिल भर आया। उन्होंने बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारा दादा हूं। और यह सुनते ही घर में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। रात को डिनर के बाद सब लोग एक साथ बैठे। बलराम ने कहा, चाचा, अब यह घर आपका है। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप हर सुबह मुझे आशीर्वाद दें। करीमुद्दीन ने सिर हिलाया और धीमे से कहा, बेटा, तुम्हारे रूप में भगवान ने मुझे मेरा परिवार लौटा दिया। अनन्या यह सुनकर चुपचाप खिड़की की ओर देखने लगी। बाहर आसमान में चांद चमक रहा था। ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी, और इस पल को देखकर कोई भी कह सकता था कि जब इंसानियत और अपनापन मिलते हैं तो जिंदगी फिर से जीने लायक बन जाती है। उस रात करीमुद्दीन ने चैन की नींद सोई। उनके चेहरे पर वही सुकून था जो सालों से कहीं खो गया था, और अंबिकापुर की शांत रात में उनकी धीमी सांसों के साथ एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी, जो आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाएगी कि किसी की मदद करना सिर्फ उसका नहीं, बल्कि अपना भी जीवन बदल देता है।